हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में एक न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री हमें दिखाई देती है। जहाँ पर शुरुआत में हमें सब लोग मिलकर पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ फाइनली अबीरा खुश दिखाई देती है और वो किचन के सामानों की पूजा करती है। जहाँ पर अब मायरा वगैरह सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये दिवाली पर सारे घर के जो किचन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो वहाँ की भी पूजा करी जाती है। जहाँ मायरू पूछती है कि पापा, हम आखिर हमारे पुराने घर में ऐसी दिवाली क्यों नहीं मनाते थे, तो अरमान कहता है बेटा, ये जो दिवाली का त्योहार होता है वो परिवार के साथ मनाया जाता है और पूरा परिवार अगर साथ में रहा तो कितनी खुशी मिलती है ना। इसीलिए हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। जहाँ पर अब मायरू कहती है कि वाह, हम कितने ज़्यादा लकी हैं क्योंकि हमारी फैमिली सारी साथ में है। जहाँ पर अब अभिराज दोनों तरफ देखती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो काजल को भी मनाने की कोशिश करती है और काजल और विद्या दोनों भी अपने निर्णय पर अटल रहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी से भी बात नहीं करेंगे, जिसे देखकर अभिरा अपसेट हो जाती है। जहाँ पर अब मनोज जो है वो फुल टू अपनी क्रेविंग्स की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर पूरे लड्डू खाकर कहते हैं कि वाओ, अब मेरी दिवाली बराबर हुई। जहाँ पर जल्दी से कृष के पापा कहते हैं कि नहीं मनीषा, के कभी तुझे महसूस नहीं होने देंगे और ये उम्र के हिसाब से तुझे ये नहीं खाना चाहिए। जहाँ मनोज बात घुमाकर दादी साहब को कहता है कि देखो भाई साहब आपके एज के बारे में कुछ बोल रहे हैं। जहाँ पर कृष के पापा कहते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं हार गया, तू जीत गया, इतना स्वीट खाना है खा ले, क्योंकि तुझसे तो मैं कभी नहीं जीत सकता, तेरा बचपना खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद अब अभीरा अरमान से कहती है कि अरे हमारे मंकी को तुमने देखा क्या। तो तब अरमान कहता है कि हाँ, मंकी तो यहीं पर था, पता नहीं अचानक से कहाँ चले गया। जहाँ पर अभीरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो अरमान कहता है कि रुक जा रुक जा, यहीं पर कहीं पे हो जाएगा। जहाँ पर अब अचानक से हमारे मुनीम जी की एंट्री हो जाती है और वो मायरू बन के आती है। मायरू अचानक से गेटअप चेंज करके आकर कहती है कि मैं नीम जी हूँ। जहाँ पर अब अरमान कहता है कि नीम जी नहीं, मुनीम जी होता है, और वैसे भी तुमने तो अभी पिछले बार 4th का टेबल याद किया था। आखिर ऐसा कौन ही है जिसने तुम्हें मुनीम जी की पोजीशन दे दी। अब ये सब कहने के बाद मुनीम जी कहते हैं कि मैं मायरा नहीं हूँ, मैं मुनीम जी हूँ और मेरी भी इज्जत है। जहाँ पर दादी सा कहती है कि ये और किसी की नहीं, मेरी मुनीम जी है। जहाँ पर मुनीम जी जल्दी से अपनी किताब खोलते हैं, जल्दी से माधव और विद्या को बुला लेती है। जहाँ पर शगुन देने की बारी आती है और वो कहती है कि शगुन हमारी सेठानी देंगी। जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि आपको पता भी है सेठानी कौन होती है, तो तब वो कहती है कि हाँ, सेठानी ये है दादी सा। जिसके बाद दादी सा की तरफ देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि मुनीम जी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। शगुन के लिफाफे में माधव जी इतने पैसे देखकर वो दादी साहब को कहते हैं कि नहीं, हम इतने पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा है। पर मुनीम जी कहते हैं कि सेठानी से कोई भी नहीं कुछ बहस करेगा, जो मिला है वो ले लो। जहाँ पर विद्या कहती है आपने मुनीम जी तो अच्छा रखा है, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जहाँ पर फिर से सब खुशी के माहौल में झूम जाते हैं। जहाँ पर अब जल्दी से एक एक करके सब लोग मासा का आशीर्वाद लेते हैं और दादी सास से शगुन की वो लिफाफे लेके जाते हैं। जहाँ पर फाइनली अब अरमान और अबीरा की बारी होती है, जहाँ मुनीम जी कहते हैं अब मम्मी पापा की बारी है। जिसके बाद जल्दी से वो लिफाफा दादी सा को दे देते हैं और दादी सा लिफाफे के साथ अबीरा के लिए एक नया सा एक कुछ पेंडेंट टाइप बनाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें देते हैं और कहते हैं कि देखो, तुमने हमको शादी में तो नहीं बुलाया, पर हमारा फ़र्ज़ था लड़की तुम्हें ये सब देने का बेटा, इसलिए तुम्हारी शादी का जो था वो मैंने तुम्हें अभी दे दिया और इसे मेरा आशीर्वाद समझकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेना। तुम्हारी नई ज़िंदगी की पहली दिवाली थी, इसीलिए शादी के बाद मैंने ये तोहफ़ा तुम्हें दिया। जहाँ पर दोनों भी अब आशीर्वाद ले लेते हैं और जल्दी से मुनीम जी अब तानिया को बुलाते हैं। जहाँ पर दादी साहब ने सेम वैसा ही जैसा अबीरा के लिए बनाया है वैसे ही तानिया के लिए बनाया रहता है। जिसके बाद वो शगुन का लिफाफा भी उसे दे देती है, पर तानिया ये बोलकर एक्सेप्ट नहीं करती है कि उन्हें कुछ और ही चाहिए, जिसकी वजह से दादी साहब भी शौक हो जाती है और तानिया कहती है कि मैं कुछ और गिफ्ट मांगना चाहती हूँ आपसे, मैं चाहती हूँ कि विद्या जी मुझसे माफ़ी मांगे। जिसे सुनने के बाद घर वाले सारे ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो तानिया जो है वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, दादी सा के आशीर्वाद को इनकार करके, बल्कि बड़ों को अब माफ़ी मांगने के लिए लगाती है। जिसे देखकर घर वाले बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और तब वो कहती है कि आखिर सब लोग इतने शौक क्यों हो गए, उन्होंने गलती की है, उन्होंने जो भी मुझे बोला है उनकी उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सब कहकर सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। जहाँ पर विद्या कहती ओ तानिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें कि तुम्हें इतनी बेइज्जती महसूस हो गई और मैं अब तुमसे माफ़ी मांगनी चाहूँगी। नहीं, ये तो हो नहीं सकता। जहाँ पर अब विद्या ये भी कहती है कि तुम्हें तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिसकी वजह से मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ पर तानिया कहती है कि क्यों, आपने तो बहुत कुछ नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ, ये जो चुनरी थी और आज की जो पूजा थी वो मेरे हाथ होने वाली थी, पर नहीं, आपने ज़िद करके मेरे से छीन कर अब अपने बहू बेटे को दे दी। जहाँ पर विद्या कहती है कि नहीं, तुम्हारा पति नहीं आया, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें ठुकरा दिया। जहाँ पर अब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अरमान रोकने की कोशिश करता है पर उसकी भी बात नहीं मानती है। जिसके बाद अभीरा जल्दी से माहिरो को अपने रूम में भेज देती है। जहाँ पर अरमान कहता है कि तानिया, थोड़ा सेंस तो लगाओ, यहाँ पर छोटी बच्ची है, वो क्या ही सीखेगी अगर ऐसे झगड़े वो देखेगी। जहाँ पर तानिया कहती है कि वो कुछ भी अच्छा सीख भी नहीं सकती है वैसे भी, क्योंकि ये घर में तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है और वैसे भी तुम लोगों को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम लोग वापस नहीं आते तो शायद ये सब नहीं होता। तुम्हारे वजह से तुमने मेरे राइट्स छीने हैं और तुम्हारे जैसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ।
हाँ, अबीरा कहती है कि दिवाली के दिन हम सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ना कि उनसे माफ़ी मंगवाते हैं। और वैसे भी हम सब ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग शांत हो जाओ और हम अच्छे से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। जहाँ तानिया हँसने लग जाती है और कहती है कि ये जो मैरिड लाइफ़ है ना, जो तुम शुरुआत कर रहे हो, ये सब तुम्हारे ही लिए अच्छा हो रहा है। बाकी किसी की भी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ रही नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्योंकि तुम दोनों और तुम्हारी सास जो है, वो बहुत बड़े सेल्फ़िश है और मुझे दूसरों का दिल तोड़कर, दूसरों का दिल दुखाकर अपनी नई ज़िंदगी, सो कॉल्ड ज़िंदगी स्टार्ट नहीं करनी है। जहाँ पर अरमान फिर से लड़ाई करने लग जाता है कि हम बस ये लड़ाई को रोकना चाहते हैं। तो तान्या कहती है कि नहीं, तुम दोनों ना बस एक काम करो, मैं दादी से बात कर रही थी, तुम लोगों से नहीं, तो तुम लोग यहाँ पर बीच में मत ही बोलो, तुम लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, झगड़ा आप ही सुलझ जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर बोलने का कोई हक नहीं है। ये सब जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ तुम दोनों की वजह से हो रहा है और तुम दोनों यहाँ पर और आग में घी डालने का काम कर रहे हो, ना कि इसे बुझा रहे हो। जिसके बाद अब दादी साहब बहुत ज़्यादा सुन लेती है और दादी से कहती है कि बस तान्या, मेरा सब्र ना अब यहाँ पर टूट चुका है और हाँ, तुम लोग यही सब कर लो ना, तुम लोग इसको नीचे दिखा दो, तुम्हें इससे माफ़ी मंगवानी है और विद्या तुम क्या करोगे, तुम इसे नीचे दिखाओ, बस यही तो अब रह गया है। जहाँ पर तान्या कहती है कि मैंने कुछ नहीं मांगा, आपने कहा था कि ये मेरी पहली दिवाली है तो मैं कुछ भी मांग सकती हूँ और मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। दादी सा कहती है कि हाँ, अगर झगड़ा नहीं हुआ इस घर में तो पता कैसे चलेगा कि आज दिवाली है और हम लोग ये सब फेस्टिव मना रहे हैं। तुम लोगों को तो सब एक दूसरे को नीचा दिखाना है। जब वो काजल से कहती है कि काजल, तुम क्यों वापस साइड में खड़ी हो, आ जाओ, तुम्हें भी कुछ बोलना होगा। जहाँ पर अभिरा अब दादी साहब को कहती है इशारों में कि नहीं प्लीज़ और मत पढ़ाओ। जहाँ पे दादी साहब अब गहरी सांस लेती है और कहती है कि देखो, हम यहाँ पर आज जो मना रहे हैं ना तान्या, हम सारे परिवार को मिलके ये सब मनाने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अब आराम से ये सारा मैटर सुलझा लेते हैं और दिवाली साथ में मनाते हैं। पर तान्या वहाँ से बिना कुछ बोले गुस्से में निकल जाती है। दूसरी तरफ अब विद्या को ये सब भरोसा नहीं होता है, सारे बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं तान्या के ऐसे बिहेवियर से। मायरा को टक इन करते हुए हमें अभीरा और अरमान दिखाई देते हैं। तो मायरा कहती है कि आज हमने बहुत सारे स्वीट्स खाए, बहुत ज़्यादा मस्ती की और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पर तभी चाची ने अचानक से गुस्से में सब कुछ बिगाड़ दिया और सब लोगों की चेहरे की स्माइल जो है वो गायब हो गई। पता नहीं आखिर ऐसा क्या ही हो गया। जहाँ पर मायरू को अब अभीरा समझाती है कि नहीं बेटू, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है और तुम हो ना, तो तुम्हें देखते ही हमारे चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद अब अभीरा मायरू को सुला देती है। मायरू के सोने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। जहाँ पर अभीरा और अरमान दोनों ही डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ पर अरमान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि तान्या ने किसी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के रखा है। जहाँ पर अभीरा अरमान को समझाती है कि कोई नहीं, मैं तान्या से बात कर लूँगी। जहाँ पर अरमान कहता है कि तुम्हें लगता है कि तान्या तुमसे बात करेगी और वो भी इतने अच्छे से, तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। जहाँ पर अरमान ये भी कहता है कि तुम अगर उससे बात करेंगे ना, तो वो तुम्हें और भी नीचा दिखाएगी। जहाँ पर अभीरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से उसने मुझसे और सबसे बात की, पर प्लीज़ मैं तो तुम्हें तो शांत करा सकती हूँ ना खड़ूसमन, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। जहाँ पर अब अरमान मायरू की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लगता है कि बस देखते जाओ। दोनों सोने का इंतजाम करते हैं, बेड टूटा हुआ रहता है। तभी दादी सा आ जाती है, स्कूटी की चाबी देकर कहती है कि तुम्हें डेट पर चले जाना चाहिए। जहाँ पर अबीरा और अरमान दोनों मना कर देते हैं कि दादी साहब देखो ना, अभी रात भी बहुत हो गई है और हम लोग थक भी गए हैं। वैसे भी घर में जो माहौल है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि सबका मूड ऑफ हो चुका है। पर दादी साहब ने समझाती है कि नहीं, तुम्हें इस बार अपने मैरिज के बीच में किसी को भी बीच में नहीं लाना है। तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी मैरिज, और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी झगड़ों के बीच में तुम्हारी जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाए, इसलिए मेरी बात मानो और जल्दी से जाओ। जहाँ पर अबीरा कहती है कि मायरू अभी अभी 1 मिनट पहले सोई है, तो अगर वो जाग गई तो तब दादी सा कहती है कि कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं उसे सुला दूंगी, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। जहाँ पर डेट को मार के आना ऐसा कहते हैं, तो अबीरा कहती है कि डेट को मार के नहीं, डेट मारो ऐसा। बाहर जाकर अरमान और अबीरा कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि हमें हमारी बेटी के ही रूम से बाहर निकाल दिया, ये कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। जहाँ पर अरमान और अबीरा दोनों का मूड नहीं रहता है, तो अरमान कहता है कि रुको, मैं दादी सा से अभी बात करके आता हूँ। पर दादी सा तभी दरवाज़ा खोल के कहती है कि तुम लोग अभी तक गए नहीं, जल्दी से निकलो, और उसके बाद दरवाज़ा उनके मुँह पर ही बंद कर देती है। जिसके बाद अरमान और अबीरा वहाँ पर ही रह जाते हैं। अबीरा कहती है कि अरे, मेरे ख्याल से ना अभी भी दादी सा को ऐसा ही लगता है कि शायद हमारी मैरिज जो है वो टिक नहीं पाएगी, पर एक तरह से ये हमारे लिए अच्छा है। अरमान कहता है कि क्या अच्छा है इसमें? तो अबीरा कहती है कि बाकी की जो शादियाँ हैं उनके इन लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी डेट्स पे जाना नहीं पसंद। हमारी फैमिली तो कितनी ओपन है, देखो किसकी फैमिली चाहेगी कि हम दोनों डेट पर जाए और बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और मैं तो, मेरा मूड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर अरमान कहता है कि इतना सब होने के बाद तो सबका मूड ख़राब है, पर अबीरा कहती है कि मैं तो काम हूँ, पर तुम्हें काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मिस्टर खड़ूसमैन, तो चलो हम जाके हमारी डेट को एंजॉय करते हैं। जहाँ फाइनली अरमान मान जाता है और कहता है कि ठीक है, चलो हम हमारी डेट पर जाते हैं। दूसरी तरफ कृष के पापा और काजल के बीच की हम लड़ाई देखते हैं, जहाँ काजल फिर से अपनी बहू को डिफेंड करने लग जाती है। उसके हिसाब से तान्या ने जो भी किया वो बहुत ज़्यादा सही था। जहाँ पर कृष के पापा कहते हैं कि नहीं, हमें तान्या को यहाँ से दूर भेजना चाहिए, क्योंकि ये सब अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पर काजल कहती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कृष के पापा कहते हैं कि एक मैंने ज़मीन ली थी, तो वो ज़मीन मैं वापस से ले लेता हूँ और दादी सा के हाथों ही तान्या को दे दूंगा। पर काजल कहती है कि आप कोशिश करके देख लो, पर उसके ज़ख्मों पर आप मलहम कभी भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसके घाव अभी भी बहुत ज़्यादा गहरे हैं। और वैसे भी तान्या के लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है उसके परिवार में से, तो मैं हमेशा उसकी साइड लूँगी। और वैसे भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो तान्या को हमेशा सब लोग नीचे ही दिखाएंगे।
कि उसके हिसाब से अबीरा ने अंशुमन जो उसकी पूरी दुनिया थी उसे छीन लिया। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तान्या क्रिश को फ़ोन लगाती है, उसे पता चलता है कि क्रिश दिवाली मनाने अपने फ्रेंड्स के साथ गया है। जहाँ पर वो चिल्ला के कहती कि वाओ! तुम तो मेरी कदर करते ही नहीं हो और इसीलिए सब लोगों को पता है कि तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए सब लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुमने तो मेरी फर्स्ट दिवाली आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा अच्छी बना दी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता था कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आज की पूजा मेरे लिए, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा की तरह अपनी ही मर्ज़ी करना है। ठीक है, कर लो। यहाँ पर सब लोग मुझे ताने देते हैं, तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा और अरमान दोनों भी बाइक पर बैठकर अब अपनी दिवाली की डेट पर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत सारे क्रैकर्स भी जलाते हैं और उसके बाद हमेशा की तरह सब लोगों के साथ एक एंजॉयमेंट भी हो जाता है। जहाँ उनकी सो कॉल्ड मिनी डेट अच्छी चल रही रहती है, क्योंकि उन्हें अब मायरू की फ़िक्र भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर घर में संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं। जहाँ पर अब वो लोग अच्छे से अपनी दिवाली मना रहे रहते हैं और फाइनली जो अबीरा है उससे तो क्रैकर भी नहीं जलता। वो लोग थोड़ी मस्ती मजाक भी करते हैं, क्योंकि अबीरा बहुत ज़्यादा डरती है क्रैकर जलाने से, तो वहाँ पर अरमान उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो लोग अब अपनी फाइनली जो डेट है उसे एंड करने वाले रहते हैं और फाइनली वो लोग वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर वापस भी जब वो लोग बाइक पर बैठते हैं तो अबीरा के हाथ में क्रैकर रहता है, जिसके बाद वो फुलझड़ी जलाते जलाते और एन्जॉयमेंट के साथ अच्छे से अपने स्लो स्पीड पे जाते हैं। जहाँ पर अब अचानक से उन दोनों एन्जॉयमेंट कर रहे रहते हैं कि बीच में ही एक गाड़ी आ जाती है और एक हादसा होते होते टल जाता है, जिसे देखकर अबीरा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो गाड़ी से उतर कर अब वो कार वाले को कर्स करने लग जाती है कि क्या तुम अंधे हो क्या? इतने फुलिश एक्ट करने के बाद आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ से भागने की? अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। जिसके बाद अरमान उसे शांत कराने की कोशिश करता है कि नहीं अबीरा, देखो हमें हट जाना चाहिए, क्योंकि अब जो वो गाड़ी वाला रहता है वो रिवर्स ले लेता है और जल्दी से अबीरा की तरफ आता रहता है। जहाँ पर अब अबीरा को वो पीछे करने की कोशिश करता है तो अबीरा कहती है कि नहीं नहीं, हम क्यों जाए। जहाँ पर फाइनली अरमान उसे रास्ते से हटा देता है। वहाँ पर अब कुछ रईस बाप की औलादें आती है बाहर और वहाँ पर अरमान और अबीरा जो है वो दोनों उनको सुनाने लग जाते हैं। अबीरा कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस दे किसने दिया? तुम तो इस लायक बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से तुम गाड़ी चला रहे हो ना, तुम्हें पता है ना अब क्या हो रहा था? अभी हमारा एक हादसा हो जाता। जहाँ पर एक उसकी फ्रेंड रहती है, वो कहती है हमें तो सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है, तुम भी और तुम्हारी गाड़ी भी। जिसके बाद अब वो जो ड्राइवर रहता है वो कहता है कि हाँ वैसे भी आंटी जी, हमें ना मम्मी जी ये सब सुनने का कोई शौक नहीं है। जिसके बाद अबीरा रोक लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में तो गाड़ी बिल्कुल भी चलाने नहीं दूंगी, क्योंकि वो लोग सब ड्रिंक कर रहे रहते हैं। जहाँ पर वो ड्राइवर कहता है कि ओ प्लीज़ मम्मी जी, मुझे ना ये सब बिल्कुल भी सुनना नहीं है, और वैसे भी मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी है और तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पर अबीरा उसे रोक देती है। अब हम कल के एपिसोड में देखने वाले हैं अबीरा और उनमें एक जंग टाइप छिड़ जाती है, जहाँ पे अबीरा कहती है कि तुम्हारा बाप कोई भी होगा ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जिसको कॉल लगाना है लगा लो। अगर तुम्हारे पापा यहाँ आए ना और तुम्हें ऐसी हालत में देखा तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट ना उनको होगा, उनको पछतावा होगा और उनको उनकी फाइनली गलती रियलाइज़ होगी। उनकी गलती कि उन्होंने तुम्हें ये कार दे दी, जिसके बाद तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया और तुम्हें पैदा कर दिया। ये तो उनकी सबसे बड़ी गलती है, ये कैसे भूल सकते हो। जहाँ पर अब वो जो ड्राइवर रहता है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, पर वो अबीरा को कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद अबीरा उसे ये भी कहती है कि मैं तो तुम्हें सड़क पर अब जाने नहीं दूंगी और फाइनली ये कार तो इस हालत में नहीं चलाने दूंगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हमें अबीरा और अरमान वापस से अपने लव स्टोरी के बीच में उनके कुछ रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग तो फुल्ली एंजॉय कर रहे रहते हैं, ये बात से अनजान कि शायद वहाँ पर कोई उनके ज़िंदगी में और एक तूफान लाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर वो जो लड़के लोग रहते हैं अब ये सब सीन उनका रिकॉर्ड कर रहे रहते हैं फ़ोन पर और कहते हैं कि तुम्हें जो भी हमारे साथ तुमने किया है ना, उसका तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ही। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा जो लव सीन है, जो तुम्हारी लव स्टोरी है, ये सारी दुनिया ने तो देखनी चाहिए। जिसके बाद वो बिना परमिशन के वो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो लोग फाइनली वेब पर भी अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर आज ख़त्म हो जाती है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और नए होगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना।